शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, लेक्चर नंबर 16 में खुश आमदीद। आज जो मौजूद गुफ्तगू है वो है हाउस होल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। घर के लेवल पे अगर पानी को ट्रीट करना हो तो किस तरह किया जाएगा। इसको ख़त्म करने के बाद 3 सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी पे मुख्तसर, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू होगी। और आज इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 16 की तरफ बग़ैर वक्त ज़ाया किए। डियर स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड लेवल पे जो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट की जाती है वो सेप्टिक टैंक के ज़रिए की जाती है और डिस्पोजल सोकेज पिट के ज़रिए की जाती है। सेप्टिक टैंक क्या है, इसको कहाँ अप्लाई किया जाता है? इसको इंडिविजुअल हाउसेस के लिए ये एक तरीका है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। अगर आपने अपने घर के लेवल पे ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करनी हो तो फिर सेप्टिक टैंक आप बना सकते हैं। सेप्टिक टैंक के अंदर क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है। यहाँ अगर मैं ज़िक्र करूँ तो बिल्कुल मुनासिब होगा कि लाहौर के अंदर इस वक्त 2 हाउसिंग अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। एक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जिसको DHA भी कहा जाता है। इन दोनों के बाय लॉज में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई शख्स घर बनाएगा वो सेप्टिक टैंक बनाएगा। लेकिन DHA में तो इसको रिगोरसली इन्फोर्स किया जाता है। DHA में कोई भी घर बगैर सेप्टिक टैंक के नहीं बन सकता। लेकिन मसला LDA में ये है कि वहाँ बाय लॉज के अंदर तो मौजूद है लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट रिगोरस नहीं है। मेरे इल्म में नहीं कि LDA के तहत बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस तरह के इकबाल टाउन है, जौहर टाउन है, मॉडल टाउन है और दीगर सोसाइटीज़, उसमें कहीं पे ये कंपल्शन हो LDA की तरफ से, या नक्शा उसका जब पास कर रहे हों, फाइनल अप्रूवल घर की दे रहे हों बनने के बाद, तो वो ये इंश्योर करते हों कि यहाँ सेप्टिक टैंक बनाया गया है कि नहीं। सेप्टिक टैंक के फ़वाइद क्या हैं? अगर घर के लेवल पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाए तो 50% ऑफ द पोल्यूटेंट्स रिमूव हो जाते हैं और वो पानी जब आपका म्यूनसिपल लेवल पे जाता है, अगर म्यूनसिपल लेवल पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है और तमाम घरों में सेप्टिक टैंक लगा हुआ है, तो पानी की BOD भी कम होगी, उसके सस्पेंडेड सॉलिड भी कम होंगे। तो प्लांट का जो साइज़ है म्यूनसिपल लेवल पे, ना सिर्फ वो बहुत छोटा हो जाएगा, उसका फुटप्रिंट बहुत कम होगा, उसकी कॉस्ट कैपिटल कम होगी, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होगी। तो ये फ़ायदा है सेडिमेंटेशन टैंक बनाने का घर के लेवल पे। मेरा ख़्याल है कि LDA को भी इस सिलसिले में इक़दामात लेने चाहिए कि वो अपने इस बाय लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करें। चलते हैं डिटेल की तरफ सेप्टिक टैंक की। मोस्टली 2 compartment septic tanks are used. First compartment provides for sedimentation, digestion and sludge storage. ये फर्स्ट कंपार्टमेंट का काम है। दूसरा कंपार्टमेंट क्या करता है? द सेकेंड कंपार्टमेंट प्रोवाइड्स एडिशनल सेडिमेंटेशन, sludge storage capacity and save discharge of sludge and suspended solids that can escape from the first compartment. सेकेंड कंपार्टमेंट का ये काम है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में से अगर कोई सस्पेंडेड सॉलिड एस्केप हो गए हैं, कोई स्लज एस्केप हो गई है, तो वो उसको रोके और उसके लिए स्टोरेज की जगह फराहम करे। नेक्स्ट इज डिज़ाइन पैरामीटर्स ऑफ सेप्टिक टैंक। सो फर्स्ट डिज़ाइन पैरामीटर इज़ डिटेंशन टाइम। ये रेंज कर सकता है 24 घंटे से लेके 48 आवर्स तक। इन 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान आप कोई भी टाइम डिटेंशन टाइम अडॉप्ट कर सकते हैं। डिटेंशन टाइम जितना ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे साइज़ बड़ा होगा, कॉस्ट बड़ी होगी।
आम तौर पे ये देखा गया है कि 24 आवर्स का जो डिटेंशन टाइम है उस पे जो रिमूवल हो जाती है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद डिटेंशन टाइम फर्दर बढ़ाने से कोई एडिशनल सिग्निफिकेंट पोल्यूटेंट की रिमूवल सस्पेंडेड सॉलिड्स की या बीओडी की नहीं होती। मोस्टली जो टाइम अडॉप्ट किया जाता है वो 24 आवर्स है। लेंथ रेशो विड्थ ये सेकंड पैरामीटर है, ये 3:1 होनी चाहिए। इसको मैं आगे जाके मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। डेप्थ इज़ द थर्ड पैरामीटर, ये 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक। फोर्थ इज़ स्लज प्रोडक्शन, 0.04 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। अब इसमें जो स्लज पैदा होगी वो कितनी होगी वो यहाँ से निकाला जा सकता है, और ये रेफरेंस है डंकन मारा का। डंकन मारा का जो मैनुअल आपके साथ शेयर किया गया है उसके अंदर ये मौजूद है कि एक आदमी एक साल में कितनी स्लज जो है वो जनरेट करता है। ये डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल होगा, जब सॉल्व प्रॉब्लम में हम जाएंगे तो वहाँ इसकी एप्लीकेशन आएगी, मज़ीद वजाहत वहाँ हो जाएगी। फोर्थ पैरामीटर इज़ डी स्लजिंग पीरियड, 1 साल से लेके 3 साल तक हो सकता है। आप पे डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि वो डी स्लजिंग पीरियड कितना अडॉप्ट करता है। इसकी मज़ीद वजाहत भी आगे चल के आएगी। एफ्लुएंट डिस्पोजल, एफ्लुएंट डिस्पोजल दो तरीके से हो सकती है। जो वेस्ट वाटर सेप्टिक टैंक में ट्रीट हो गया है, आप या तो उसको सोकेज पिट में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, और अगर म्यूनिसिपल सीवर स्ट्रीट में से गुजर रहा है तो उसके अंदर भी डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह डीएचए में होता है। हर घर में सेप्टिक टैंक बना होता है। सेप्टिक टैंक में प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद वो जो वेस्ट वाटर है उसको म्यूनिसिपल सीवर, स्ट्रीट सीवर जो डीएचए में बिछे हुए हैं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में, उसमें डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। आपके सामने एक डायग्राम सेप्टिक टैंक की, इसमें आप देखें इस तरफ से वेस्ट वाटर आ रहा है। इस इनलेट की एक ख़ास शेप है, ये थोड़ा सा ऊपर भी ये पाइप है। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, लिखा हुआ है ये फर्स्ट कंपार्टमेंट। यहाँ पे आप देखें थोड़ी स्लज आपको शेडेड नज़र आ रही है। ये एक सेपरेटिंग वॉल है फर्स्ट कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट के दौरान। ये तकरीबन इसकी जो रूफ़ है उससे थोड़ा नीचे ख़त्म होती है। इसके अंदर होल्स होते हैं। होल्स दो तरीके से किए जा सकते हैं, पाइप के पीसेस रख के भी किए जा सकते हैं, और आमतौर पे यही तरीका अडॉप्ट किया जाता है। ड्यूरिंग पोरिंग ऑफ द कंक्रीट पाइप के पीसेस रख दिए जाते हैं। यहाँ से पानी फर्स्ट कंपार्टमेंट से गुजर के सेकंड कंपार्टमेंट में आ जाता है, और फिर इस आउटलेट से सेप्टिक टैंक से बाहर चला जाता है। ये आउटलेट भी एक ख़ास शेप की है। ये पानी यहाँ से एंटर होता है और फिर जाता है। ऊपर जो स्कम है वो इस ख़ास आउटलेट की शेप की वजह से रिटेन रहती है अंदर। यहाँ भी आप देखें शेडेड स्लज है, तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है। ये 2/3 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द सेप्टिक टैंक होता है, और सेकंड कंपार्टमेंट इज़ 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द सेप्टिक टैंक होता है। अगर आप टॉप पे देखें तो एक ये मैन होल है। ये मैन होल इसलिए रखा जाता है कि इसको रिमूव करके जब डी स्लज करना हो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो फिर सैनिटरी वर्कर इसके अंदर उतर के इसको खाली करने के बाद स्लज की सफाई कर सके और उसको यहाँ से निकाल सके। यहाँ पे एक वेंट लगा होता है। वेंट का मकसद क्या है? जो भी मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो बाज़-औक़ात एनारोबिक कंडीशंस की वजह से या एनारोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज जो नीचे बॉटम पे होती है उसकी वजह से पैदा होती है, ये उसको बाहर निकाल देता है। ये वेंट की हाइट ह्यूमन हाइट से
ज़्यादा होती है, तकरीबन 7-8 फुट ये बुलंद होता है, ताकि ओडरस गैसेस, ख़ास तौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी के ओडर रोटन एग की तरह होता है, बड़ी पंजेंट किस्म की, इरिटेटिंग किस्म की स्मेल होती है, वो ह्यूमन हाइट से ऊपर निकल जाए। अगर इसको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा तो आसपास के लोग डिस्टर्ब होंगे, ओडर प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होगी। तो जब ह्यूमन हाइट से ऊपर रिलीज़ करेंगे तो ओडर प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ऊपर फिर यहाँ से चली जाएगी। तो ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इनलेट है, फर्स्ट कंपार्टमेंट है, मैनहोल है, ये सेपरेटिंग वॉल है, बेफल, जो कि फर्स्ट कंपार्टमेंट को सेकंड कंपार्टमेंट से अलहदा करती है, ये सेकंड कंपार्टमेंट है, ये आउटलेट है, और ये वेंट है जहाँ से ओडरस गैसेस निकलती हैं। सेप्टिक टैंक पे डिस्कशन जहाँ पे मुकम्मल हो गई, अब हम चलते हैं सोकेज पिट की तरफ। सोकेज पिट क्या है? Soakage pit is used for sewage disposal if no sewer collection system exists. It is a circular pit in which wastewater is absorbed in the surrounding soil. आम तौर पे इसको गर्की भी कहा जाता है, जिसमें पानी गर्क हो जाता है। ये आम लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इंग्लिश में इसको सोकेज पिट कहा जाता है। पानी इसके अंदर जब वेस्ट वाटर ट्रीटेड जाता है तो वो सोख हो जाता है आसपास की सॉइल के अंदर। इसके डिज़ाइन पैरामीटर्स की तरफ हम थोड़ी तवज्जो करते हैं। पहला डिज़ाइन पैरामीटर इसका है कि बॉटम सोकेज पिट की वाटर टेबल से 25 फुट ऊपर होनी चाहिए। वजह, ये 25 फुट के अंदर जो पानी है वो फिल्टर आउट हो जाता है और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट नहीं करता। ये इसकी वजह है कि इसको बॉटम को सोकेज पिट के कम से कम वाटर टेबल से 25 फुट ऊपर होना चाहिए। अगर वाटर टेबल बहुत हाई है, 5 या 10 फुट पे है, तो वहाँ सोकेज पिट नहीं बन सकता। अगर बनाया जाएगा तो वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकता है, क्योंकि वेस्ट वाटर जब सीप होके उसमें मिलेगा तो ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाएगा। ख़ास तौर पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बहुत हाई हो जाएगी। अगर लोग वो पानी पिएंगे तो बीमार होंगे या बीमार होने का खदशा होगा। पैरामीटर नंबर 2, अवे फ्रॉम ट्यूबवेल और पर्कुलेशन वेल, एटलीस्ट 50 फीट। अगर घर के अंदर कोई हैंडपंप लगा हुआ है जिससे पानी ड्रॉ हो रहा है, आप पानी ले रहे हैं पीने के लिए या दूसरे इस्तेमाल के लिए, उससे फासला उस सोकेज पिट का कम से कम 50 फीट होना चाहिए। पैरामीटर नंबर 3, डायमीटर आमतौर पे 2 से 3 मीटर तक सोकेज पिट का होता है, यानी 6 फुट से लेके 9 फुट तक। ये इंटरनल डायमीटर है। चौथे नंबर पे डेप्थ। डेप्थ रेंज करती है 3 से 6 मीटर तक, 10 से 20 फीट तक। नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन 2 पिट्स। अब अगर 2 पिट बनाने पड़े एक ही घर में तो उनका आपस का फासला कितना रखना चाहिए? 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ लार्जर पिट। जो लार्जर पिट है अगर उसका डायमीटर 3 फुट है या 6 फुट है तो उसका 3 टाइम्स। तो अगर 6 फुट है तो 3 टाइम्स 18। उस पिट का, एक पिट का दूसरे पिट से फासला 18 फीट होना चाहिए। ये डिज़ाइन क्राइटेरिया है, इसको फॉलो किया जाता है सोकेज पिट बनाते हुए। आगे मूव करते हैं। आपके सामने एक टेबल है, इसमें डिफरेंट मटेरियल्स और उनका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, क्यूबिक मीटर पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दैट स्ट्रेटा और मटेरियल इन 1 डे, ये दिया गया है। ये अभी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। यूनिफॉर्म कोर्स सैंड का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 405। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि कोर्स सैंड से 405 क्यूबिक मीटर वाटर 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कोर्स सैंड से 1 दिन के अंदर गुजर जाता है। इसी तरह दूसरे जितने मटेरियल्स हैं इनका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इस टेबल में दिया गया है। हम मिसाल के तौर पे 1-2 मटेरियल्स को लेते हैं। यूनिफॉर्म मीडियम सैंड,
ये कोर्स सैंड थी, ये मीडियम सैंड है, इसका 101, क्लीन वेल ग्रेडेड सैंड एंड ग्रेवल 101। अगर मैं सिल्ट पे आता हूँ तो सिल्टी सैंड है तो आप देखें बहुत कम हो जाता है, ये पानी को बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरने की इजाज़त देती है। यूनिफॉर्म सिल्ट ये मज़ीद कम हो रहा है इसका, और कोलाइडल क्ले का बहुत ही कम, ये बहुत कम पानी को गुजरने देगी। सेप्टिक टैंक और सोकेज पिट की मज़ीद फर्दर वजाहत के लिए एक सॉल्व प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ। डिज़ाइन ए सेप्टिक टैंक एंड सोकेज पिट फॉर सिंगल हाउस, एक घर के लिए आपने बनाना है। घर में कितने अफराद हैं? 10। पर कैपिटा यूज़ पानी का क्या है उनका? 100 LPCD। ये सारी चीज़ें हम एज्यूम कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप जब किसी घर के लिए डिज़ाइन करेंगे तो आप कोई डिज़ाइन क्राइटेरिया कंसल्ट करेंगे या कोई वैल्यू और किसी रेफरेंस से लेके पर कैपिटा कंजम्पशन की वहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। टेक वेस्ट वाटर फ्लो एज 80% of water consumption. The septic tank is to be desludged after 3 years. अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है कि 3 साल बाद उसको आप डीस्लज करेंगे। ये 1 साल बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, 3 साल बाद भी हो सकता है। हर साल करना शायद ज़रा मुश्किल अमर होगा, 2 साल बाद या 3 साल बाद शायद इसमें आसानी हो, लेकिन जब आप 3 साल बाद करेंगे तो सेप्टिक टैंक का साइज़ बड़ा बनाना पड़ेगा, उस पर जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो ये ट्रेड ऑफ है। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप 3 साल की डीस्लेजिंग पीरियड रख लें, सेप्टिक टैंक ज़रा बड़ा बन जाएगा और स्पेस भी अगर अवेलेबल है। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है और आप सेव करना चाहते हैं कॉस्ट को तो 1 ईयर के बाद उसकी डीस्लेजिंग रख लें, साइज़ भी छोटा हो जाएगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, एरिया रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सेप्टिक टैंक, वेस्ट वाटर फ्लो 10 अफराद, हर फर्द 100 लीटर एक दिन में यूज़ कर रहा है, 80% वेस्ट वाटर फ्लो है तो 800 लीटर्स पर डे या 0.8 क्यूबिक मीटर पर डे। एज्यूम a detention time of 24 hours in septic tank, ये डिज़ाइन क्राइटेरिया से अडॉप्ट किया हमने। तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। डिटेंशन टाइम इट इज़ इक्वल टू V/Q। डिटेंशन टाइम हमें मालूम है और Q मालूम है तो हम वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम 0.8 क्यूबिक मीटर हमने डिटरमिन किया। स्लज एक्यूमुलेशन, एक आदमी 1 साल के अंदर 0.04 क्यूबिक मीटर प्रोड्यूस करता है, तो टोटल स्लज 3 साल में कितनी प्रोड्यूस होगी? 10 आदमी हैं, हर आदमी 0.04 क्यूबिक मीटर करता है और 3 साल के लिए आपने कैलकुलेट करना है तो 1.2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ स्लज आ जाएगा। अब इस वॉल्यूम ऑफ स्लज को आप वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक में ऐड करेंगे, वो टोटल वॉल्यूम सेप्टिक टैंक का निकल आएगा विद ए डीस्लजिंग टाइम ऑफ 3 years। Therefore, total sludge volume that you have determined and total volume of septic tank, it is equal to 0.8। ये जो आपने वॉल्यूम डिटरमिन किया था बेस्ड ऑन डिटेंशन टाइम प्लस स्लज का वॉल्यूम 1.2 क्यूबिक मीटर। Therefore, total volume of septic tank should be 2 cubic meter. Let's move further. Let depth of septic tank 1 meter. ये आपने 1 मीटर अडॉप्ट कर ली विद ए फ्री बोर्ड ऑफ 0.5 मीटर। ये ज़रूर आप रखें फ्री बोर्ड। टोटल इसकी डेप्थ 1.5 मीटर हो जाएगी इंक्लूडिंग फ्री बोर्ड। देयरफॉर एरिया ऑफ सेप्टिक टैंक, पानी की डेप्थ क्योंकि 1 मीटर ही है तो जब आप वॉल्यूम को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1 वो 2 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एरिया सेप्टिक टैंक का हमने डिटरमिन किया। एरिया इट इज़ इक्वल टू 3W
which is the length, which is 3 times the width into W, it is equal to 3W square. But 3W square it is equal to 2 meter square. ये जो 2 meter square हमने यहाँ निकाला है. So we can find out W under root लेके 0.8 meter and length is 3 times W. Length is determined to be 2.4 meter. First compartment 2/3 of the length, ये 1.6 मीटर का हो जाएगा, और सेकंड कंपार्टमेंट 1/3 ऑफ द लेंथ विच इज़ 2.4, ये 0.8 मीटर का हो जाएगा. ये डिज़ाइन हो गया सेप्टिक टैंक का, एंड दिस इज़ द डिज़ाइन इन विच यू फाइंड आउट द डायमेंशंस. बाकी जो डिटेलिंग है कि एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में पानी किस तरह जाना है, वो डिटेल्स में आ जाता है, उसको ड्राइंग्स के अंदर आप एक्सप्लेन करते हैं. डिज़ाइन इज़ बेसिकली द डिटर्मिनेशन ऑफ द एरिया रिक्वायरमेंट ऑफ द टैंक. ये हमने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है. अब हम सोकेज पिट के डिज़ाइन की तरफ चलते हैं. सॉइल टाइप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हुई है यूनिफॉर्म सिल्ट. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखें, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. वहाँ पे जो सॉइल टाइप है वो यूनिफॉर्म सिल्ट है, और यूनिफॉर्म सिल्ट का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वो इस टेबल से आप डिटरमिन करेंगे. 0.05 क्यूबिक मीटर पर मीटर स्क्वायर ऑफ द यूनिफॉर्म सिल्ट इन 1 डे. इसको मद्देनज़र रखते हुए अब हम सोकेज पिट के साइज़ को डिटरमिन कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन की बेस पे. चलते हैं दोबारा सोकेज पिट के डिज़ाइन की तरफ. जिस तरह के हम पहले डिस्कस कर रहे थे, सॉइल टाइप इज़ यूनिफॉर्म सिल्ट, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी टेबल से आपने देखा, ये यहाँ पे लिख लिया गया है. आगे चलते हैं. एरिया रिक्वायरमेंट ऑफ सोकेज पिट, it is equal to wastewater flow divided by coefficient of permeability. Wastewater flow is in cubic meter per day and coefficient of permeability is in cubic meter per meter square per day. So cubic meter per day of wastewater will be cancelled out with the cubic meter per day of permeability, and we will be left with the area. So wastewater flow is 0.8 cubic meter per day and coefficient of permeability is 0.05. So the area of the soakage pit which has a soil type of uniform silt comes out to be 16 meter square. याद रखें, जिसका coefficient of permeability ज़्यादा होगा वहाँ एरिया की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि जल्दी से फ्लो उस सॉइल टाइप में से गुजर जाएगा, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कम होगा वहाँ पे हमें लार्जर एरिया रिक्वायर्ड होगा उसी अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर को सोक करवाने के लिए. देयरफॉर अज्यूम डायमीटर ऑफ सेप्टिक टैंक 2 मीटर. यहाँ आप कोई भी डायमीटर एडॉप्ट कर सकते हैं और उससे मुतल्लिक जो डेप्थ आएगी वो डिटरमिन आप करेंगे. Depth of soakage pit required, area it is equal to depth into length, circumference. अब इस पे थोड़ा सा गौर आप करें कि जो लेंथ है वो दैट इज़ द सर्कमफ्रेंस, क्योंकि ये सर्कुलर है सोकेज पिट, तो वो सर्कमफ्रेंस उसकी एक डायमेंशन बन जाएगा जिसको हम लेंथ कह सकते हैं, और दूसरी डायमेंशन एरिया की वो डेप्थ बन जाएगी. एरिया हम डिटरमिन कर चुके हैं यहाँ पे 16 मीटर स्क्वायर. डेप्थ हमें मालूम नहीं है, और लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस के बराबर है. सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी. डायमीटर हम फिक्स कर चुके हैं, एक एडॉप्ट हमने कर लिया डिज़ाइन क्राइटेरिया में से 2 मीटर. तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में अब सिर्फ डेप्थ अननोन है, डेप्थ को डिटरमिन किया जा सकता है, ये 2.5 मीटर आ जाएगी. तो इसमें अगेन फ्री बोर्ड 0.5 मीटर का सोकेज पिट में हम ऐड करेंगे. यहाँ पे सोकेज पिट
डिज़ाइन हो गया, उसका डायमीटर और उसकी डेप्थ और उसका टोटल एरिया जो होगा वो सारा का सारा डिटरमिन किया गया है, जिसमें से पानी जो 0.8 क्यूबिक मीटर पर डे आएगा वो एक दिन के अंदर पास आउट होके आसपास की सॉइल में वो जज़ब हो जाएगा। एक बड़ी अहम चीज़ जो सोकेज पिट के बारे में जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, ड्राई ब्रिक्स आर यूज्ड इन सोकेज पिट टू अलाउ वेस्ट वाटर पर्कुलेशन इन द सराउंडिंग सॉइल। सोकेज पिट ब्रिक्स से बनता है और इसमें 3 लेयर्स खुश्क ब्रिक्स की लगाई जाती हैं, जिनकी दर्जों में से पानी बाहर गुजर जाता है, और एक उसमें लेयर जो है वो सीमेंट सैंड मोर्टर 1:3 की लगाई जाती है ताकि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी उसकी कायम रहे। सो ड्राई ब्रिक्स आर यूज्ड इन सोकेज पिट टू अलाउ वेस्ट वाटर percolation in the surrounding soil. Usually one course after every 3 courses, जो ब्रिक का एक कोर्स जिसको उर्दू में रद्दा कहते हैं, एक रद्दा, is laid in cement sand mortar 1:3 for the structural stability of the soakage pit. आपके सामने अब मैं सोकेज पिट की एक डायग्राम ला रहा हूँ और उस डायग्राम से मैं आपको कोशिश करूँगा इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को एक्सप्लेन करने की। आपके सामने एक डायग्राम, आप इसमें काफ़ी चीज़ें कंपोनेंट भी देख रहे हैं, लेबलिंग भी देख रहे हैं, एक एक करके मैं इसकी वजाहत करता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है सोकेज पिट। सोकेज पिट की बॉटम जो है वो अनलाइंड होती है ताकि बॉटम में से भी पानी सीप करे, और यहाँ आप देखें ब्रिक्स with open joints with every 1 layer with cement sand mortar after every 3 layers. तो खुश्क ईंटों के 2 या 3 लेयर्स लगाई जाती हैं, उसके बाद एक लेयर 1:3 सीमेंट सैंड मोर्टर से लगाई जाती है ताकि स्ट्रक्चरली वो सेफ भी रहे। उसके बाद आप देखें ये जो स्टेप्स बने हुए हैं ये उसी तरह हैं जिस तरह मैन होल में स्टेप होते हैं। स्टील स्टेप्स फॉर पर्सन एंटरिंग इन पिट, ये एक आदमी यहाँ से दाखिल हो सकता है इन स्टील रंग्स, इनको रंग कहा जाता है, ये गोल होते हैं, इसको पकड़ के सीढ़ियों की तरह एक सैनिटरी वर्कर नीचे उतर सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइट जॉइंट्स हैं, यहाँ तक जितनी भी ब्रिक वर्क है वो तमाम की तमाम लेयर सीमेंट सैंड मोर्टर से लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ से नीचे ये सारी की सारी जो ब्रिक्स हैं 3 लेयर्स खुश्क बगैर सीमेंट सैंड मोर्टर के और उसके बाद एक लेयर सीमेंट सैंड मोर्टर के साथ। ही ऐसा क्यों है? अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो यहाँ से वेस्ट वाटर आ रहा है सेप्टिक टैंक से ट्रीट होने के बाद, और इस डेप्थ पे आके वो इसमें एंटर हो रहा है। तो इस डेप्थ से ऊपर जो एक ये ब्रिक लेयर है ये सारी की सारी सीमेंट सैंड मोर्टर में लगेगी, क्योंकि यहाँ से सीपेज नहीं होगी, ये पानी नीचे गिरेगा और इस पोर्शन में ये सीपेज होगी। तो इस पोर्शन की जो ईंटें हैं उनको उस तरह लगाया गया जिस तरह के यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा गया। आमतौर पे ये जो डेप्थ होती है 3 to 6 मीटर है, जिस तरह के हमने डिज़ाइन क्राइटेरिया में देखा। डायमीटर इज़ 2 to 3 मीटर। ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं सॉइल विद नोन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और ये सॉइल कवर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेरिएबल है, ये सेप्टिक टैंक यहाँ ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको वेरिएबल सॉइल कवर कहा गया है। उसके बाद अगर आप इसको ऊपर वाले पोर्शन को देखें तो ये एक मैन होल है फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग, अगर कभी ज़रूरत पड़े इसकी। ये एक वेंट पाइप है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सेप्टिक टैंक में लगा था, और ऊपर से ये राउंडेड है। वजह क्या है कि बारिश या और चीज़ ये इसमें एंटर ना हो, ये राउंड होने की वजह से ऊपर से जब बारिश गिरेगी तो वो उसमें एंटर नहीं हो पाएगी पाइप के अंदर। ये वेंट अगेन जो ओडरस गैसेस हैं उनको रिलीज़ करने के लिए है, और ये ह्यूमन हाइट से ऊपर इसकी ओपनिंग होती है ताकि ओडर प्रॉब्लम आसपास की जगह पे या घर के अंदर जहाँ के अगर ये लगा हुआ है तो वहाँ पे ना हो। ये कास्ट आयरन वेंट पाइप है फॉर गैसेस।
कास्ट आयरन का बना हुआ। नीचे वाले पोर्शन को अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये वाटर टेबल है। तो वाटर टेबल से 8 मीटर्स या 24 फुट या 25 फुट जो डिज़ाइन क्राइटेरिया में दिया था, ये इसका डिस्टेंस होना चाहिए। जब पानी यहाँ से सीप करेगा और 25 फुट की जगह दी जाएगी तो इस 25 फुट में उसके पोल्यूटेंट सारे के सारे इस ज़मीन में फ़िल्टर आउट हो जाएंगे और जब वो पानी यहाँ पहुँचेगा तो फिर ग्राउंड वाटर को पोल्यूट नहीं करेगा। ये वो डिज़ाइन क्राइटेरिया है जिसको हम आमतौर पे फॉलो करते हैं सोकेज पिट के लिए। यहाँ पे हमने सोकेज पिट को मुकम्मल किया। अब हम चलते हैं वो 3 टेक्नोलॉजीज़ जो मैं बहुत मुख्तसर डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो डिटेल में डिस्कशन की वो एक्टिवेटेड स्लज पे की, प्रॉब्लम सॉल्व किए, ट्रिकलिंग फ़िल्टर पे की, प्रॉब्लम सॉल्व किए, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पे की, उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, एरिएटेड लगून्स पे की, उसका प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं किया। डिज़ाइन क्राइटेरिया था, उसके ज़रिए आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एरिएटेड लगून को डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी एरिएटेड लगून के अंदर जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन और स्क्रीनिंग और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक और स्लज की डाइजेशन वो वही है जो बाकी एक्टिवेटेड स्लज में होती है या ट्रिकलिंग फ़िल्टर में होती है, जिसका कि डिज़ाइन हमने मुकम्मल पढ़ा भी और उस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व की। ये 3 टेक्नोलॉजीज़ बच गई हैं। कोर्स ख़त्म हो गया है। इसको मैं बिल्कुल मुख्तसर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए कि आप काफ़ी हद तक शनासाई हासिल कर चुके हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, उसके फ़लसफ़े से, एरोबिक से, एनएरोबिक से, और अब आप इस स्टेज पे हैं कि आप इन टेक्नोलॉजीज़ को ख़ुद समझ सकते हैं और इनको अंडरस्टैंड करके इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मुख्तसर सा इनको टच करूँगा। नंबर वन इज़ रोटेटिंग बायोलॉजिकल डिस्क कॉन्टैक्टर्स। इनको आम तौर पे एब्रीविएट जो किया जाता है वो RBC के ज़रिए किया जाता है। RBC इज़ एन अटैच ग्रोथ प्रोसेस। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो अटैच ग्रोथ, इसमें बैक्टीरिया डिस्क होती हैं जो रोटेट करती हैं, बैक्टीरिया उनके साथ अटैच हो जाता है और उन डिस्क के ऊपर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ट्रिकलिंग फ़िल्टर में मीडिया के साथ बैक्टीरिया अटैच हो जाता है और ट्रीटमेंट करता है, बिल्कुल उसी तरह ये काम करता है RBC। सेकेंड टेक्नोलॉजी इज़ मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। इनका जो एब्रीवेशन है आमतौर पे MBR, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। पानी की कमी जिस तरह बढ़ती जा रही है उस तरह पानी की कदर व कीमत जो है उसमें इजाफा हो रहा है। इसको एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिसोर्स कहा जा रहा है, इसकी कंजर्वेशन के बारे में बात हो रही है। इस तनाजुर में MBR, इसमें बड़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है, नई से नई मेम्ब्रेन्स आ रही हैं, इसको इकोनॉमिकल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ट्रीटमेंट के बाद पानी रीयूज़ हो सकता है। ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स हैं जो आजकल बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट अभी फ़िलहाल ज़्यादा है, लेकिन इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च हो रही है कि किस तरह इसकी कॉस्ट को कम किया जाए, क्योंकि हमारा सर्वाइवल वाटर के ऊपर है। पानी की कमी वो बड़ी ख़तरनाक है, तो इसके लिए तमाम इक़दामात करने चाहिए। रीयूज़ की तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए और साथ ही साथ पानी को कंज़र्व भी करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में भी और बाकी वाटर यूजेस में भी। कंज़र्वेशन के बगैर हम आगे नहीं चल सकते, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है बनी नौ इंसान का। तीसरी टेक्नोलॉजी सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर्स, इसकी एब्रीविएशन है SBR। ये जिस तरह के लफ्ज़ शो कर रहा है बैच रिएक्टर, ये कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस नहीं है SBR के अंदर। ये बैच मोड में वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है और ये एक्टिवेटेड स्लज की एक फॉर्म है
एक्टिवेटेड स्लज में कंटिन्यूस बेसिस पे वाटर को ट्रीट किया जाता है, इसमें बैच बेसिस पे ट्रीट किया जाता है। और आम तौर पे ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं जहाँ हाईली वेरिएबल फ्लो हो। मिसाल के तौर पे होटल्स हैं, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं। अब देखें, टूरिस्ट रिजॉर्ट है, ऑफ सीज़न के अंदर तो गालबन 1 या 2 या 3 वहाँ पे गेस्ट ठहरे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ठहरे होंगे, तो उनका पानी तो बड़ा कम होगा। तो अगर आप 500 रूम्स हैं उस टूरिस्ट रिजॉर्ट में, उनकी बेसिस पे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, अगर 6 महीने ऑफ सीज़न है तो उसमें वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे चलेगा? क्योंकि मेहमान नहीं ठहर रहे, पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसी सूरत में सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर्स को लगाया जाता है, जहाँ हाईली वेरिएबल फ्लो हो होटल्स के अंदर, टूरिस्ट रिजॉर्ट के अंदर। वहाँ पे SPR इज़ द बेस्ट मेथड टू ट्रीट दी वेस्ट वाटर। और ये इसका फ़लसफ़ा वही है जो एक्टिवेटेड स्लज का है। आप ये समझ लें कि ये एक्टिवेटेड स्लज को बैच मोड में जब चलाया जाता है तो वो सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर बन जाता है। आपकी असाइनमेंट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईच वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी विद फॉलोइंग कॉन्टेंट्स। आपने बिल्कुल मुख्तसर इनको नोट लिखना है तीनों पे। उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोसेस की बताई होगी कि सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर का प्रोसेस क्या है, RBC का प्रोसेस क्या है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर MBR का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बता दें कि होता क्या है इसमें, मुख्तसर ये लिख दें। और दूसरे नंबर पे उसका जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो आप फाइंड आउट करके उस असाइनमेंट में लिख दें। अगर ये दो चीज़ें आपको पता होंगी, डिज़ाइन क्राइटेरिया पता होगा और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पता होगी, तो आप इजीली इनको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। आपको सॉल्व डिज़ाइन एग्जांपल भी नेट से, यूट्यूब से मिल जाएंगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये थी वो 3 सेकेंडरी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ जिनका मैंने नहायत इख्तसार से ज़िक्र किया। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 16 को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। और साथ ही आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज आपका कोर्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड डिज़ाइन वो इख्तिताम पज़ीर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि इसमें यकीनन कई खामियां भी होंगी, मेरी कुछ कमज़ोरियां भी होंगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी मैं सीख रहा हूँ और अभी मैं पूरी तरह चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ख़ुद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का तालिब इल्म हूँ, तो अगर इसमें कोई कमी कोताही मेरे से रह गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उसकी निशानदही करेंगे, ताकि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिले। सीखने का अमल एक मुसलसल अमल है। मुझे इकबाल का एक शेर इस मौके पे याद आ रहा है। वो फरमाते हैं कि तू रह न वर्द शौक़ है, मंजिल न कर कबूल। रह न वर्द शौक़ का मतलब ये है कि पैशन, सीखने का शौक़, इसका जो सफ़र है तू उसका मुसाफिर है और अपनी कोई मंजिल मुकर्रर ना कर। क्योंकि जब आप मंजिल पे पहुंचते हैं तो फिर आप बैठ जाते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। आपका जो सफ़र है इम्प्रूवमेंट का, अगर किसी जगह आप अपनी मंजिल बना लें तो वो ख़त्म हो जाता है। जब आप ये समझ लें कि हाँ, मैंने सब कुछ सीख लिया और मुझे बहुत कुछ आ गया है, तो फिर आपकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इकबाल ये कहते हैं कि अपनी कोई मंजिल मुकर्रर ना करें, बल्कि सफ़र को ही अपनी मंजिल बना लें।
मैं इसकी वजाहत इस तरह करूँगा कि सीखने का अमल मुसलसल जारी रखना ही अपनी मंजिल बना लें, कि ये मेरी मंजिल है कि मैंने सीखते रहना है आखिरी सांस तक, आखिरी वक्त तक। तो यही चीज़ इंसान को फिर एक्सीलेंस की तरफ लेके जा सकती है। और बहुत कुछ सीखने के बाद भी आपने यही समझना है कि मैंने अभी और सीखना है। ये चीज़ आपको हम्बल रखती है, तकब्बुर से बचाती है। तो स्टूडेंट्स, मेरा बड़ा अच्छा टाइम आपके साथ गुज़रा। आपके साथ क्लास करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, कामयाबी आपका मुकद्दर हो। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की दोनों की फलाह नसीब फरमाए। हमेशा ईमानदारी से और मेहनत से काम करते रहें। यकीनन आप तरक्की की जो हाईएस्ट स्टेज है उस तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी भी ईमानदारी और मेहनत का दामन अपने हाथ से न छोड़ें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।